दोस्तों नमस्कार। जब देश के प्रधानमंत्री को दंगे और दंगाइयों शब्द का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो यकीन जानिए सब कुछ ठीक नहीं है। दंगे और दंगों से प्रभावित होता कौन सा समुदाय है, कौन सा समाज उसकी त्रासदियों को झेलता है, दंगों के वक्त की आग किसके दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचती है, उस दरवाजे को लेकर सुरक्षा का ऐलान अपने साथ कर देना और दूसरे सत्ता में आएंगे तो वह आग उत्तर प्रदेश को जला देगी, इसका ऐलान तो मुजफ्फरनगर में देश के गृह मंत्री पहले ही कर चुके हैं, जो खुलेआम कह चुके हैं कि दरअसल हम सत्ता में नहीं आए तो फिर सोच लीजिए यूपी दंगों में झुलसता हुआ दिखाई देगा, जो सत्ता में आएंगे वह दंगे करेंगे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा किसे दी जा रही है, सुरक्षा के लिए किस तबके को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। क्या जातियों की लकीरों को मिटा दिया जाएगा या फिर सुरक्षा और दंगे सीधे सीधे मुसलमान और हिंदू के बीच एक मोटी लकीर खींच देते हैं। यह सारे सवालों के समानांतर एक सवाल यह भी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे गुजरात के दंगे को लेकर जिक्र हो, चाहे दिल्ली के दंगों का जिक्र हो, या इस देश के भीतर में किसी भी दंगों का जिक्र कर लीजिए, जो समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वह गरीब होता है, वह अति पिछड़ा होता है, वह दलित होता है, वह मुसलमान होता है। उन्हें रक्षा देने की सोच और खौफ पैदा करने की परिस्थितियां क्या उत्तर प्रदेश के भीतर के जमीनी मुद्दों को दफन कर चुकी है। अब यहां महंगाई का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, और इन तमाम परिस्थितियों में वह हर मुद्दा जो शायद ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए अपने परिजनों की मौत को भी देख चुका है, और प्रवासी मजदूर जिसके पांव में छाले पड़ गए और आज भी रोजगार मिल नहीं पा रहा है, उन परिस्थितियों को भुला देने की स्थितियां क्या वाकई देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पैदा कर दी है। और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सत्ता के पुराने पन्नों को खोलना शुरू कीजिए। आपके जहन में एक नाम मायावती का आएगा। मायावती के काल में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के दौर से कहीं कम दंगे हुए, कहीं कम आपराधिक घटनाएं हुई, कहीं कम उस दौर में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए। यानी कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का काल अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की तुलना में कई गुना बेहतर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? दबंगई जो होती है वो क्या सत्ता पाने के बाद उस जाति विशेष में गूंजने लगती है, जिसे लगता है विपक्ष में रहते हुए उसकी दबंगई को कुचला जा रहा था। हो सकता है इस बात का जिक्र बार बार बीजेपी कर रही है अखिलेश सरकार को लेकर कि यादवों की दबंगई को आप भूल जाएंगे। उस दौर में जब अखिलेश की सत्ता थी तो मुसलमानों को किस रूप में आश्रय दिया गया, क्या आप भूल जाएंगे? योगी आदित्यनाथ के काल में ठाकुरों की ठाकुरवादी था, उसको क्या कोई भूल जाएगा? और जो सत्ता सेलेक्टिव वे में अपराधों को बंद करने या अपराधों को ठोकने की नीतियों को अपनाने की शुरुआत कर दे, क्या इस कालखंड में कोई भूल जाएगा? तो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो, मायावती तो उस परिवेश से आती है, उस समाज से आती है जो अपने आप में न्यूनतम की लड़ाई लड़ता है। उसकी दबंगई कैसे सामने आ सकती है? तो क्या वाकई मायावती की अपनी परिस्थितियां इस चुनाव के वक्त में एक ऐसे नेता के तौर पर है जो बहुत ही खामोशी के साथ अपनी जमीन को मजबूत कर रही है, और जो शोर शराबा और जो चकाचौंध है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, उससे दूर उसकी अपनी जमीन मजबूत होती चली जा रही है क्या? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि आज मायावती और बीएसपी को लेकर उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है कि आखिर मायावती को लेकर बीजेपी हमलावर क्यों नहीं होती है, आखिर मायावती को लेकर अखिलेश यादव क्यों हमलावर नहीं होते हैं, और मायावती अपने तौर पर इस दौर में खामोशी के साथ घर घर संपर्क बनाते हुए उनका एक अपना वार रूम अलग अलग जिलों में चल रहा है, जहां पर किस परिवार के साथ कैसे संबंध संपर्क बनाने हैं और वोट अपने पक्ष में करना है, इस दिशा में वो लगातार काम कर रही है। कोई भव्य रैली नहीं की गई, लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में इस दौर में मायावती को लेकर जरूर आता है, क्या मायावती प्यादा तो नहीं है बीजेपी का? क्या मायावती के खिलाफ
जो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले हैं उसमें उनकी फाइल खोलने का डर बीजेपी तो नहीं दिखाती रही है। और मायावती ने के जो 19 विधायक थे जो 2017 में जीते थे, एक एक करके कोई बीजेपी में चला गया, कोई समाजवादी पार्टी में चला गया, मायावती के साथ कोई नहीं बचा। ये कौन सी परिस्थितियां हैं, यह कौन सा जादू है उत्तर प्रदेश की सियासत का? हमें लगता है कि आज उन तथ्यों को समझने की कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि मायावती और बीएसपी का अपने इतिहास को जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा और दंगे और दंगाइयों की परिस्थितियों को भी साथ में समानांतर देखना शुरू कीजिएगा और उसके अक्स तले आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना चाहते हैं तो आइए एक एक करके आज उन पन्नों को हम खोलना चाहेंगे। ये पन्ने इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जब दंगे और दंगाइयों का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में गुजरात की दंगों की वो पूरी फरिस्त गूंज गई जो उत्तर प्रदेश में भी वैसे दंगे कभी हुए नहीं। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा गुजरात में ही हुआ था 1969। 5,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे, कौन भूल सकता है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा दंगा था। उसके बाद लोग याद करते हैं अपने तौर पर कि महाराष्ट्र के दंगों को भी याद करते हैं, लेकिन उस फहरिस्त में गुजरात का जिक्र कीजिए। 1985 में दंगे हुए थे गुजरात में, 1987 में गुजरात में दंगे हुए थे, 1990 में गुजरात में दंगे हुए थे और 1992 में भी गुजरात में दंगे हुए थे और 2002 में वो मैसेकर था या गुजरात के दंगे थे, यह अंदेशा पूरी दुनिया में बहस के हिस्से में चला जाता है। और दंगों को लेकर खुद आज प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैंने भी गुजरात में दंगों पर रोक लगाई, तो कुछ सवाल यह भी हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगों पर रोक अगर लग गई तो फिर थानों में दर्ज मामले जो हैं, योगी आदित्यनाथ काल में सबसे ज्यादा एफआईआर दंगों को लेकर अखिलेश और मायावती के जोड़ भी दीजिएगा तो उससे ज्यादा क्यों हुए, यह एक सवाल है। लेकिन मायावती का जिक्र यहां पर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती जिस समुदाय से आती है, जिस परिवेश से आती है, उस परिवेश के भीतर में, भारत के भीतर में एक बहुसंख्यक तबका ऐसा है जो वोटर की शक्ल में हर किसी को अपने पक्ष में खींचने की दिशा में ले जाता है। और जब हम 2017 का जिक्र करते हैं तो 2-3 सवाल हर किसी के जहन में आते हैं। बीजेपी ने 2017 में तकरीबन 212 दलित यात्राएं निकाली थी, दलित वोट उनके साथ आ जाए। और नोटबंदी के वक्त जब गरीब और अमीर का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछाते हुए बीजेपी कर रही थी, तो उस समय मायावती के खिलाफ एक फैक्ट गया था कि उन्होंने लगभग 104 करोड़ रुपए जमा किए थे नोटबंदी के बाद। तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी और मायावती की रईसी को लेकर भी 2017 में सवाल हुए थे, लेकिन 2022 में तो नोटबंदी को लेकर सवाल है। जो दावे किए गए ब्लैक मनी से लेकर टेररिज्म से लेकर, वो सारे कितने थोथे साबित हुए, यह कोई कहने की बात नहीं है। मायावती के अपने वोट बैंक को जरा पहले परख लीजिए। मायावती जब सत्ता में थी तब भी 30% वोट लेके आई थी। ये 2007 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव की सत्ता आती है तो भी उनका 5% वोट कम होता है और 25% वोट मायावती को मिलता है। जब योगी आदित्यनाथ की सत्ता आती है तो उसमें लगभग 2.5% और कम होता है और 22.5% का वोट उनको फिर मिलता है। यानी 22.5% से लेकर 30% के बीच में हर सत्ता को मायावती ने देख लिया और अपनी सत्ता को बनाकर भी देख लिया। तो क्या 2022 में जिस समय देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी का हर नेता, मुख्यमंत्री दंगों का जिक्र कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, हमारे हिस्से में सुरक्षा आती है, इसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या मायावती को बुला दिया जाए और सिर्फ यह मान लिया जाए कि टक्कर समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को लेकर है या बीजेपी को लेकर है, या फिर दो ही चेहरों की लड़ाई है? चेहरे दो ही हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर मायावती का अपना वोट बैंक अगर मिनिमम 22%, 22.5% भी 2017 में रहा है और सत्ता आने पर भी 30% रहा है, तो यह मैसेज बहुत साफ है, बहुत वोट बैंक उनका डामाडोल होता नहीं है। उसमें कुछ नई चीजें जुड़ जाए और जातीय समीकरण और धार्मिक लकीर, इन दोनों का जिक्र मायावती सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर कर रही है, क्योंकि 2007 में सत्ता मिली थी तो ब्राह्मणों का वो जिक्र करती थी। और शायद इसीलिए अयोध्या में जब प्रबुद्ध वर्ग की जो रैली सजी या वहां पर जो सभा हुई, उसमें जय भीम के नारे मंच से नहीं लगे, जय श्री राम के नारे लगे। यह एक रणनीतिक काल था मायावती का, जिसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है।
अब सवाल यह है कि जब धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने की दिशा में मायावती अगर बढ़ रही है, तो अगला सवाल यह है मायावती दूसरे नंबर पर कितनी सीटों पर रही और उन सीटों पर मायावती क्या 2022 में कुछ नया कमाल करने वाली है। क्योंकि ध्यान दीजिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 45 सीटों पर मायावती दूसरे नंबर पर थी। पूर्वांचल में जब चले जाइएगा तो वहां पर लगभग 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। बुंदेलखंड की 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी और मध्य उत्तर प्रदेश में लगभग 33 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि चाहे दूसरे नंबर पर उनकी अपनी तादाद 119 सीटों की रही, इस 119 सीटों की परिस्थितियां इस बार और इन हर सीट पर जो जीत मिली है उसमें 99% बीजेपी जीती है और बीजेपी इस बार दंगे और दंगाइयों का जिक्र कर रहा है। उस पर नकेल कसने की स्थिति में मायावती ही काई काल रहा है। समाजवादी पार्टी का यहां जिक्र थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मायावती की 2017 की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह दलित और मुसलमानों के गठजोड़ को बार बार दिखा रही थी और मुसलमानों से वो ऐलान करती थी कि आप अपना वोट बर्बाद ना होने दें। और इसका असर यह हुआ 2017 में ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बहुसंख्य तबके में हो गया और मायावती जहां जहां अपने उम्मीदवारों के साथ, चाहे वह मुस्लिम उम्मीदवार हो, चाहे वह हिंदू उम्मीदवार हो या जातियों के हिसाब से अगर उम्मीदवार हो, तो वहां वहां मायावती को मुसलमानों के साथ जोड़कर देखा गया। अब यहां पर एक और सवाल आता है, जब दंगे और दंगाइयों शब्द का जिक्र है तो क्या यह वाकई सुरक्षा देने और बहु बेटियों को लेकर जो सवाल है उसको लेकर अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए बीजेपी यह अंदेशा दे रही है कि हमारे काल में वो सुरक्षित रहेंगी? तब तो मायावती का काल योगी आदित्यनाथ के काल की तुलना में 100 टाइम्स बेटर था। उस समय का पुलिस प्रशासन और सारी परिस्थितियां, तो क्या वो तबका जो तबका दंगों से प्रभावित होता है, दंगाइयों से प्रभावित होता है, दबंगई से प्रभावित होता है, और उस कालखंड में मायावती क्या एक नई परिस्थितियों को जन्म देने वाली है इस चुनाव में, जिसको लेकर अभी सब कोई साइलेंट है, सब कोई खामोश है? हो सकता है। यह हो क्यों सकता है? क्योंकि आज जब शामली, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर को संबोधित कर रहे थे, यह वह जगह है जहां पर लगभग 21 सीटों पर जिन विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, दंगे और दंगाइयों शब्द का जब उपयोग कर रहे थे, तो 21 में से 14 सीटों पर मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यह मैसेज क्या है? समाजवादी पार्टी नहीं थी, मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर रही और दंगे दंगाइयों का जिक्र हो रहा है। अखिलेश कालखंड में लोग मायावती को याद करते थे, योगी आदित्यनाथ काल में जो दंगे कराता है उसको याद कराने की कोशिश की जा रही है, यानी मायावती को लेकर खामोशी बरती जा रही है। तो क्या मायावती साइलेंटली जो डोर टू डोर उनका कैंपेन चल रहा है, उनका जो वार रूम अपने तौर पर काम कर रहा है और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है, इस बार वो हर चीज पर खामोशी बरत रही है सिवाय ब्राह्मणों को लेकर? ब्राह्मण अगर साथ में आकर खड़ा हो गया तो समीकरण उनके बड़े अनुकूल हैं। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके जहन में यह सवाल है कि अगर बीजेपी को हराती हुई परिस्थिति में मायावती आएगी तो मुसलमान साथ आकर खड़ा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों में 2 मैसेज है, एक जो बीजेपी को हरा रहा हो, एक जो उस सीट पर जीत रहा हो। यह दोनों परिस्थितियां पैरेलल में चल रही है। अब यहां पर अगला सवाल यह है कि क्या अगर हम लोग ध्यान दें, योगी आदित्यनाथ काल में या डबल इंजन की सरकार में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जोड़ दीजिए, मुसलमानों की लीडरशिप ने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, एक लिहाज से उनको पढ़ाई से दूर रखा। यह आरोप बार बार मुसलमानों की लीडरशिप पर भी लगते रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त के दायरे में अगर हम देखें तो जब आरक्षण के बाद आगे बढ़े अपने तौर पर, जो आरक्षण जिस समाज को चाहिए था उसमें सबसे बड़ा तबका तो ओबीसी को लेकर सवाल था, ओबीसी को लेकर ही आरक्षण का सवाल था। आरक्षण से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी ने आरक्षण को लेकर ही खामोशी साधी कि उन्हें कितनी नौकरी, क्योंकि नौकरियां लगातार कम हो रही है, प्राइवेटाइजेशन सबका ज्यादा हो रहा है, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वहां आरक्षण मिलेगा नहीं। यानी क्षेत्रीयता के हिसाब से क्षत्रपों ने भी खामोशी बरती। लेकिन मायावती धीरे धीरे उस पीरियड में, काशीराम को आप याद कर लीजिए, क्योंकि काशीराम को जब हम याद करते हैं तो हम देख रहे थे कि काशीराम ने जो DS4 बनाया था, DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और 1981 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और इसी एस्पेक्ट से उन्होंने
दलितों के बीच में शिक्षा और आगे बढ़ाने और बढ़ने की सोच को पैदा किया था। 1984 में उन्होंने बीएसपी बनाई थी और फिर ध्यान दीजिए इटावा से जब वो चुनाव जीते थे तो मुलायम सिंह साथ में थे, यानी आरक्षण को लेकर वो नीतियां साथ में खड़ी हो गई। जो मुलायम सिंह यादव खेल कर रहे थे और 95 में वो मुख्यमंत्री भी बन गए। समाजवादी पार्टी के साथ मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया, पूरा काशीराम की भी साथ थी। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी रही है जिससे किसी को गुरेज नहीं है। कांग्रेस के साथ भी रही, समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी के साथ भी मिलकर मुख्यमंत्री बने, यानी मायावती को भी गुरेज नहीं रही और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी गुरेज नहीं रही। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन मायावती को कहीं एक ऐसी परिस्थितियों में तो नहीं देख रही है जहां पर वो बहुत साइलेंटली आगे बढ़ रही है और वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए या उभर कर एक नया परिणाम उत्तर प्रदेश की सियासत में दे दे? क्या इसका अंदेशा तो नहीं है? हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि इस जिक्र को बार बार अगर ध्यान दीजिए तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो दो ही जिक्र होता है, यादवों की गुंडई, मुसलमानों का संरक्षण, जो कांग्रेस भी कहती रही दबी जुबान में और बीजेपी ने खुलकर कह दिया। जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसको लेकर इस बात का अभी तक जिक्र था बनिए और ब्राह्मणों की है, लेकिन ठाकुरवाद ने नया लाइन दे दिया इस दौर में योगी आदित्यनाथ ने। ब्राह्मण और यादव टकराने लगे। ओबीसी से जो समीकरण साधने की कोशिश 2017 में की गई थी, समाजवादी पार्टी ने उस पर ब्रेक लगा दी, उस सोच को चकनाचूर कर दिया। देखिए मायावती का जिक्र फिर कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन अपने तौर पर बीएसपी की पहचान है कि सभी को स्पेस देती हैं क्योंकि वह खुद उस समाज से आती है जो न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है। उसको दबंगई समाज में नहीं करनी, उसको तो सिर्फ इतनी राहत चाहिए कि थाने में एफआईआर हो जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, उसकी झुग्गी झोपड़ी को कोई आग ना लगा दे, बकरी कोई उठा कर ना ले जाए, जो जमीन है वहां पर कुछ काम मिल जाए। इस परिस्थितियों को जीता हुआ समाज, और कमोवेश यही स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर के गरीब तबके की बहुत ज्यादा है। रईसी की परिस्थितियों में मत जोड़िए क्योंकि मुसलमानों में भी कुछ रईस है, ओबीसी में भी बड़े रईस हैं, ऊंची जातियों में भी बड़े रईस हैं, भरे हुए हैं, दलितों के भीतर भी कुछ रईस होंगे, लेकिन उस बहुसंख्य तबका जो गरीबी की परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश में जीता है। और अभी तो नीति आयोग का डाटा भी बताता है कि उत्तर प्रदेश इस देश का नंबर 1 स्टेट है गरीबी में, जहां 50% से ज्यादा लोग बीपीएल की परिस्थितियों को जी रहे हैं। तो और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बतलाती है मुसलमानों की स्थिति तो दलित से भी बदतर, यानी आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति उससे ही बदतर। ये सभी लोग ऐसे हैं जो दंगे और दंगई शब्द से डर जाते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरनगर दंगों ने भी यही किया था, जो जाट और मुसलमान के बीच की जो लकीर थी वह जब मिटी तो ताना बाना दोनों का टूट गया। इसका असर जिस समाज पर पड़ता है उस समाज के भीतर बीजेपी कहती है हम संरक्षण देंगे। मायावती के कालखंड में वो कहती नहीं है कि हम संरक्षण देंगे, वह उन परिस्थितियों को पैदा कर देती है। तो क्या यह एक बेहतरीन परिस्थिति मायावती के लिए धीरे धीरे बनती चली जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण थोड़ा सा डिगाता है मायावती को कि उसके साथ एम समीकरण कैसे निकल कर आएगा, लेकिन बीएसपी अपने तौर पर दलितों को, ब्राह्मणों को, ओबीसी की कुछ जातियों को और मुसलमानों को भी देख रही है। बीजेपी माइनस मुसलमान सबको देखना चाहती है। अब यहां पर एक सवाल है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो सुरक्षा का भाव है, जो एफआईआर दर्ज कराने तक की परिस्थितियां हैं, यह किस कालखंड में सबसे अनुकूल रहेगी? और शायद इन्हीं परिस्थितियों को जब हम लोग टटोलना शुरू करते हैं तो हम आ जाते हैं आरक्षित सीटों पर। उत्तर प्रदेश के भीतर में आरक्षित सीटों की बड़ी जीत उसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है जो सत्ता में आ रही होती है, या जीत मिलती है तो वो सत्ता में आ जाती है। 2007 में मायावती सत्ता में आई थी तो उस समय आरक्षित सीटों की कुल संख्या 89 थी। 89 में से मायावती ने 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। जब अखिलेश यादव सत्ता में आए उस समय आरक्षित सीटों की संख्या 85 थी। 85 में से 58 सीटों पर अखिलेश यादव को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ के काल में 86 सीटें आरक्षित थी। इस 86 में से 70 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जीते। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, तो दूसरे कालखंड में या ध्यान दीजिए तो अखिलेश यादव की जब सत्ता आती है तो मायावती आरक्षित सीटों पर सिर्फ 15 सीटों पर जीत पाती है, योगी आदित्यनाथ में सिर्फ 7 सीटों पर जीत पाती है। लेकिन मायावती के काल के वक्त में अखिलेश यादव
जो उस वक्त जो जीत पाते हैं वो 13 सीटों पर ही जीत पाते हैं और योगी आदित्यनाथ में 7 सीटों पर जीत पाते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ काल में अखिलेश और मायावती एक मंच पर आकर खड़े हो गए जो 7-7 सीटें जीतते हैं। बीजेपी अपने तौर पर मायावती के काल में 7 सीट जीतती है, अखिलेश यादव के काल में 3 सीटें जीतती है और अपने दौर में 70 सीटें जीत लेती है। तो आरक्षित सीटें जो होती है वहां पर हर उम्मीदवार जाहिर है शेड्यूल कास्ट का ही होगा और शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई परिस्थितियों को अगर उत्तर प्रदेश के समाज के भीतर देखना शुरू करेंगे तो उसको जरूरत क्या है, 2 जून की रोटी, पूरा कपड़ा, छत ऐसी होनी चाहिए जो चूहे नहीं, काम ऐसा मिल जाना चाहिए जहां पर कम से कम काम होता रहे। दर्द यह है कि दरअसल हमारा बच्चा किसी तरीके से कुछ पढ़ाई कर ले, जो कांशीराम लगातार उस दिशा में ले जाना चाहते थे। वह प्रयोग DS4 के जरिए उन्होंने क्रिएट किया था और बड़े वैज्ञानिक तरीके से क्रिएट किया था। उसी से जो आकांक्षा पैदा नए दलित तबके के युवाओं में हुई, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया। वो चले गए बीजेपी के साथ, जो 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2017 के चुनाव में जो CSDS की रिपोर्ट है वो बहुत साफ तौर पर बताती है, उनमें एक शिफ्ट नजर आया। तो क्या ये आगे बढ़ने की सोच थी? लेकिन 2022 की परिस्थितियों में जब वो एनालिसिस करते हैं 2014 से 2022 के बीच में वह दलित तबका कहां, उसको क्या मिला, यकीनन उसकी हथेली खाली रही, यकीनन उसके घर के भीतर वैसा ही अंधेरा रहा। तो क्या बहुत साइलेंटली लोगों को समझाया जा रहा है या मायावती समझा पाने की स्थिति में आ चली है? ये इसलिए बड़ा सवाल फिर से निकल कर आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में जो अपहरण, फिरौती, दंगा, दंगाई, इन जो शब्दों का इस्तेमाल जिस भी रूप में किया जा रहा है, इससे सबसे बड़ा प्रभावित तबका जिन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और जिन कामों से जुड़ा हुआ है और जिस जीवन को वो जी रहा है, संयोग से वह एक ऐसा बहुसंख्यक तबका है जो यकीनन अति पिछड़ा, अति गरीब है। उससे संवाद बना पाने की स्थिति में शहरी मिजाज नहीं आ पाता है। बीजेपी की अपने भीतर की हड़कंप इस बात को लेकर है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ हो सकता है। क्या वो सुपड़ा साफ इसलिए हो रहा है या इसलिए हो जाएगा कि अखिलेश यादव है या फिर मायावती साइलेंटली हर जगह इंटर कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि शहरों के भीतर में अगर जमीनी मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई या उज्ज्वला योजना का जो बार बार दिखाई या जो भी चकाचौंध दिखाई बीजेपी ने, उसको लेकर जो भी सवाल थे वो सवाल इस दौर में सुरक्षा के नाम पर दब गए हैं क्या? और यह कहा जा रहा है कि किसान हो या जाट हो, वह तो पहले सुरक्षा देखेगा बेटे बेटियों की, तो ऐसे में वह बीजेपी के साथ चले जाएगा। यह भी लकीर खींचने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। दूसरी तरफ जैन चौधरी हो और समाजवादी पार्टी साथ में हो तो वो कह रही है कि आपने 700 किसानों की खुदकुशी करवा दी है, आपने उनको मौत के घाट उतार दिया है, हम भूलेंगे नहीं। इस देश में किसानों को आप जिस तरह सड़क पर लाना चाहते थे, मजदूर बनाना चाहते थे, ये भूलेंगे नहीं। कौन सा मुद्दा काम करेगा? ध्यान दीजिए, मुद्दे मुद्दे टकराते रहेंगे और बीते 70 बरस से इस देश में होता चला आया है। तो इसीलिए बीजेपी दंगा, दंगाई ये शब्दों का इस्तेमाल करने से चूकेगी नहीं। लेकिन अंडर करंट क्या चल रहा है? अंडर करंट की परिस्थितियों में मायावती उत्तर प्रदेश की लगभग 225 सीटों पर ऐसी परिस्थितियों में लगातार कनेक्ट होने की स्थिति में लाना खुद को चाह रही है जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वह पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। 266 में से लगभग 150 सीटें हमने एनालिसिस की जहां पर मायावती अपने डोर टू डोर कैंपेन और उन परिस्थितियों को जीना चाहती है जहां पर लोग ये ना कहें कि अच्छा ये रईसी के साथ आ रही हैं। ये तमाम परिस्थितियां क्या मायावती के हक में है? और ये तमाम परिस्थितियां क्या बीजेपी के भी हक में है, जिस बात को लेकर लगातार अंडरकरंट चिंता चलती रहती है कि क्या मायावती आखिर में बीजेपी का साथ तो नहीं दे देगी? हमें लगता है यह दूर की गोटी है, लेकिन इस दौर में उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है वो चौंकाने वाले होने वाले हैं। उसको आप आसानी से मत लीजिए और मायावती को भी आप सरलता से मत लीजिए, और खास तौर से उस समाज को सरलता से मत लीजिए जो हर परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मायावती का वोटर वही है।